ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਕਿ ਨੇੜੇ BPCL ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਰੋਡ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੈਕ, ਹੀਰੋਇਨ, ਚਿੱਟਾ, ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ, ਪੋਸਟ, ਡੋਡੇ, ਭੰਗ, ਚਰਸ, ਗਾਂਜਾ, ਤੰਬਾਕੂ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਕੈਪਸੂਲ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਉਦਾਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੋਣਾ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ। आओ लेके चलते ਤੁਹਾਨੂੰ एक प्रयास नशा छुड़ाऊ केंद्र गढ़शंकर विखे। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसी संस्था जो पिछले लंबे समय से लोगों को नशों से बचा रही है और एक नई ज़िंदगी दे रही है। हमारी मुराद है एक प्रयास और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अंकित शर्मा जी के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्ते सर। अंकित जी, क्या कहना चाहेंगे कि आज का सिनेरियो, जैसे आप लोग यहाँ पर आए गढ़शंकर में और आप लोगों ने यहाँ पर ये सेवाएं देनी शुरू की, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो सेंटर है ये केवल डी एडिक्शन सेंटर नहीं है, इसके साथ साथ साइकेट्री का, इसके साथ साथ चाइल्ड काउंसलिंग का एक पूरा सेंटर बन चुका है। और पिछले लंबे समय से आप लोगों ने हज़ारों की गिनती में उन पेशेंट्स को जो नशे की दलदल में घसे हुए थे, जो डिप्रेशन से ग्रस्त थे, उनको एक नई ज़िंदगी दी है। जी, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर डी एडिक्शन और साइकेट्री दोनों का इलाज होता है, तो एक्चुअल में हमें दोनों चीज़ों को अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। एडिक्शन न्यूरो साइकेट्री का पार्ट ही है और आजकल इतने सारे रिसर्चेस हो रहे हैं इस क्षेत्र में जिससे ये प्रूफ हो चुका है कि ये इसमें न्यूरो साइकेट्री इन्वॉल्व होता है डी एडिक्शन और एडिक्शन वाली चीज़ों में। तो यदि कोई व्यक्ति एडिक्टेड हो रहा है किसी भी चीज़ से, चाहे वो नशा हो या जुआ हो या और भी चीज़ें हों, बिहेवियरल एडिक्शन जैसे पॉर्न या पॉर्नोग्राफी देखना, ये सारी चीज़ों का एडिक्शन, इसमें ब्रेन सर्किट इन्वॉल्व होता है और वो ब्रेन सर्किट जो है वो डिफेक्टेड हो जाता है और उसकी वजह से उस व्यक्ति को इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको दोनों को एक ही रूप में देखा जाना चाहिए। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि नशा जो बहुत तरह के लोग जो है इसमें ग्रस्त होते हैं, कोई तो लाड प्यार के साथ, कि जिन लोगों को ज़्यादा लाड प्यार मिलता है और वो जब उनको सोसाइटी में वो चीज़ें नहीं मिलती जो फैमिली में मिलती है, एक तो वो उस तरह के लोग हो गए, एक हो गए जो किसी के शिकार हो जाते हैं और एक हो जाते हैं जो शौक़ के साथ पहले करते हैं और एक हो जाते हैं जिन लोगों को कोई बहुत बड़ा आघात लगा होता है, किसी के फादर की डेथ होगी या किसी की, मतलब ऐसे सिचुएशंस। क्या कहना चाहेंगे कि अलग अलग तरह के लोगों को आप अलग अलग ट्रीट करें? जी, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेशेंट आते हैं, पर जैसा कि मैंने जो पहली बात कही कि एक इसमें न्यूरोबायोलॉजी इन्वॉल्व है, जो एडिक्टेड होते हैं, ब्रेन के सर्किट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या होता है कि उनमें हर पेशेंट में एक जीन होता है किसी भी चीज़ से एडिक्टेड होने का। आपने देखा होगा कि कई लोग शराब तो पीते हैं लेकिन वो ओकेजनली पीते हैं, वो एडिक्टेड नहीं होते। लेकिन आपने उन लोगों को भी देखा होगा जो एक बार पीते हैं और फिर उसमें एडिक्टेड हो जाते हैं। तो उसका कारण ये है कि वो जीन पहले से ही आनुवांशिक रूप से उसके फैमिली से उसके बॉडी में था। अब उसको वो इन्वायरमेंट मिला, उसको एक सिचुएशन वैसा मिलता रहा बार बार, तो उसका ब्रेन उस हिसाब से सर्किट बना चुका है और उसकी वजह से वो एडिक्टेड हो जाता है, जिसको हम मेडिसिन या साइकोथेरेपी ये सब चीज़ों से वापस से उस सर्किट को रिवर्स करते हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि एक प्रयास जिसमें आप लोग केवल मेडिसिन ही नहीं, उसके साथ काउंसलिंग जो कि आपका बहुत बड़ा रोल है, जिसमें आप लोग फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं और उसकी खुद भी करते हैं। पहले आप उसको ई जोन में लेकर जाते हैं, जो पेशेंट आता है उसके साथ जब आप बातें करते हैं तो उसको एक रिलैक्सेशन सा महसूस होता है और उसके बाद जब वो अपने आप को अंदर से बातें करने शुरू कर देता है तो आप लोगों को देखकर क्या उसको क्या प्रॉब्लम है उसको पहले आप ज्ञात करते हैं, उसके साथ फैमिली को या उसकी वाइफ को या उसके बच्चों के कारण या किसी बिजनेस के कारण, फिर आप उसको टटोल कर और उस चीज़ के लिए पहले साथ में तो दवाई का ताकत और साथ में जो साइकेट्री, दोनों चीज़ों को इन्वॉल्व करके एक प्रयास जो प्रयास के साथ लोगों को ज़िंदगी दे रहा है। जी जी, बिल्कुल वैसा ही हम लोग करते हैं। जैसा कि आपने शुरुआत में बोला था कि ऐसे मरीज़ जो हैं जिनको समाज भी नकार चुका है, फैमिली भी ये समझती कि बुरे हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि इसमें साइंस इन्वॉल्व है। एडिक्टेड होने की वजह ही वो है कि उनका सर्किट वो चेंज हुआ ब्रेन में। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम उनको ये एहसास दिलाते हैं कि वो ऐसे लोग नहीं हैं जिनको धुतकारना चाहिए या भगाना चाहिए। हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि आप अगर हमारे पास मदद के लिए आए हैं
तो हमारे पास जो भी पॉसिबल मदद है हम आपको करेंगे। उनको साइंस की दृष्टि से भी समझाते हैं और एक समाज में जो एक एक्सेप्टेंस है कि हम डॉक्टर्स आपके लिए बैठे हुए हैं आपको ठीक करने के लिए, तो उसकी वजह से वो प्रेरित होते हैं, उनमें एक विश्वास जगता है और वो उसके बाद वो इस चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं कि हाँ हमें नशा छोड़ना चाहिए। जैसा आमतौर पर ना लोगों को थोड़ा भ्रम रहता है कि अगर हम लोग नशा छुड़ाने वाली मेडिसिन लेंगे तो इससे हमें मोटापा आ जाएगा, इससे हमें साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और ये हमें लग जाएगी, बाद में हमें इसको छुड़ाना भी बहुत मुश्किल होगा। क्या कहना चाहेंगे कि काफ़ी भ्रम पले हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ सैकड़ों पेशेंट्स को एक नई ज़िंदगी दे दी है और वो लोग अब बिल्कुल एडिक्ट नहीं है, बिल्कुल मेडिसिन भी जो उनकी छूट चुकी है या बहुत ज़्यादा कम रह चुकी है। जी, पहला क्वेश्चन यही रहता है उनके माइंड में कि क्या हम उस नशे को छोड़ के इस नशे के आदी हो जाएंगे। पर पहले ही मीटिंग में हम उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप ये नशा एक तरह का आपके लिए रिप्लेसमेंट है। वो जो मज़ा आपको उस नशे से मिल रहा था वो मज़ा इस दवाई से तो नहीं मिलेगा, पर उसकी वजह से जो आम भाषा में हम बोलते हैं कि तोड़ लगना, विड्रॉल होना, वो चीज़ें नहीं होंगी। आप दोनों को ऐसा कंपेयर कर सकते हैं कि वो शुगर वाली मिठाई है या शुगर फ्री मिठाई है, बट इसकी वजह से डायबिटीज़ नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। इस तरह से आप सरल भाषा में उस चीज़ को समझ सकते हैं। और हम उनसे ये भी बोलते हैं कि आप एक समय सीमा तय करिए कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते, और हमें आधी आधी गोली ऐसे कम करनी है, और ऐसे जाके कई पेशेंट छोड़ देते हैं उस चीज़ को। डॉक्टर साहब, यहाँ की जो मैनेजमेंट है जिसका मिशन ये है कि हमने प्रयास करना है लोगों को नई ज़िंदगी देने का, क्या कहना चाहेंगे कि उनके माइंड में यही रहता है कि जो पेशेंट आ जाए उसको आगे खींचा नहीं जाए, उसको जल्दी जल्दी जो है मेडिसिन के साथ ट्रीट किया जाए और उनको भ्रम में नहीं रखना चाहिए। जब भी जैसे आप लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और वो लोग जो नशे की दलदल में बिल्कुल ख़त्म होते हैं, जिनको लगता है, घर वाले भी जिनका साथ छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमारा बेटा तो या जो भी हमारा है ये अब गया, और उन लोगों को भी आप नई ज़िंदगी देते थे। क्या कहना चाहेंगे कि लोगों के मन में भ्रम होता है कि अब तो ये चिट्टे में लग गया, अब तो मर ही जाएगा, नहीं इसका कोई इलाज होगा। क्या कहना चाहेंगे कि आपने उन पेशेंट्स को भी ज़िंदगी दी है यहाँ पर जो बिल्कुल नशे की दलदल में पूरी तरह से जो है चुप्पी लगा चुके थे? जी, हमारा पहला प्रयास यही रहता है कि हम उसमें एक विश्वास पैदा करें कि आप सोसाइटी से रिजेक्टेड प्राणी नहीं हैं। आप अगर यहाँ पर आए हैं तो आपको हम इलाज करके ठीक करेंगे और आपको पहले जैसी स्थिति में ले जाएंगे जहाँ पर आप एक काम काज में लगे हुए थे, अपने घर को कुछ कमा करके पैसा दे रहे थे। अभी वो नशे में लग जाने से क्या होता है कि एक तो वो बुरी तरीके से नशे में लगते हैं, इंजेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को दावत देते हैं और उससे ग्रसित भी हो जाते हैं, कई पेशेंट होते हैं। और जो पैसा घर के काम काज में लगना चाहिए, घर के विकास में, फैमिली के चीज़ों में लगना चाहिए, वो पैसे को वो नशे में यूज़ करते हैं। तो इस मेथड से क्या होता है, जो हम यहाँ दवाइयाँ देते हैं उससे क्या होता है कि वो हमारे संपर्क में रहते हैं, हमसे मिल के जाते हैं हमेशा, 1-1 हफ्ते में, 2-2 हफ्ते में। तो हर बार एक तरह से काउंसलिंग होता है, तो उनका उत्साह हर बार बढ़ता है एक नॉर्मल लीक में आने के लिए, लाइफ के नॉर्मल पाथ में आने के लिए वो उत्साह बढ़ता है। और उसके साथ साथ वो उनको ये प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें परिवार के लिए जीना चाहिए, जो पैसा हम नशे के लिए वेस्ट करते थे उस चीज़ को परिवार में लगाना चाहिए। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि जैसे लेट मैरिजेस है, अब पंजाब में यहाँ कैरियर कॉन्शियस हो गए लोग, और जो सेक्स की जो अभाव है वो भी पहले से बढ़ गया। पहले तो जैसे कहते थे कि साल 16वां चढ़ा और 16वें साल में कहते थे कि हम लोग बच्चों के जो है 18वें 19वें साल में शादी करना है, और लेकिन आजकल जो है ये एजेस जो है वो 27-28 साल हो गई। और जो सेक्स की एज है, जैसे जब हमें हम लोग सेक्स मतलब हमें आना शुरू होता है बच्चों को, लड़के लड़कियों को, क्या कहना चाहेंगे कि ये भी कहीं ना कहीं जाकर ये हर्डल बन रहा है कि उसमें वो चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं जाकर डिप्रेशन का कारण और इन चीज़ों का कारण बन रही है? जी, जैसे आप देखेंगे पिछले 10-15 साल में सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का बहुत प्रभाव बढ़ा है। लोग पहले ये सब चीज़ों के लिए या तो किताबों को रेफ़र करते थे या बड़े बुज़ुर्ग जो समझाते हैं उसको रेफ़र करते थे, बट आज उनके पास उनके हाथ में डिवाइस है, तो उसके कारण उनका जो अप्रोच है चीज़ों को लेके वो बहुत ही वास्टली चेंज हो चुका है। वो किसी पे डिपेंड नहीं है, तो किसी प्रकार का फ़िल्टर नहीं है कि उनको क्या सही नॉलेज मिलना चाहिए। तो उस चक्कर में वो क्या है कि हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, गलत सही सभी प्रकार की जानकारी को इकट्ठा करते हैं और लाइफ में बिना सोचे समझे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो नशे के शिकार हो जाते हैं या बुरी लत में लग जाते हैं। तो ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों का बातचीत जो है स्कूल लेवल पे, स्कूल के करिकुलम में इंक्लूड किया जाए। नशे की चीज़ों के बारे में स्कूल लेवल पे ही बताया जाए कि आगे चल के आपके साथ क्या हो सकता है नशा करने से। और जबकि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो नशे में जाने के बाद उनको ये शिक्षा मिलती है कि हमने क्या क्या चीज़ें गलत कर दी हैं, जबकि इसका शुरुआत फैमिली और स्कूल के करिकुलम में ही होना चाहिए।
डॉक्टर साहब, आजकल हम देखें ताकत के बादशाह जो बैठे हैं जगह जगह पर, और सेक्स के नाम पर वो लोगों को मतलब जो है हम ये जड़ी बूटी दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि सेक्स और स्कैट्री जो ये इंटरलिंक्ड है, और सेक्स के जो लोग जिनको लगता है कई बार, क्योंकि एक ऐसा ये टॉपिक है जब उनको लगता है कि मेरे में ताकत कम होगी, वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसका माइंड सेटअप है जो वो नेगेटिव में चला जाता है। लेकिन प्रॉपर इलाज उसका साइकियाट्रिस्ट के पास है या एक उस डॉक्टर के पास है जो इन चीज़ों के लिए सक्षम है। लेकिन वो लोग, हमने विग्रा खा लिया, हमने ये ताकत की चीज़ खा ली, क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो किसी काउंसलर के साथ, किसी बढ़िया डॉक्टर के साथ आकर मिलता है तो वो उसको क्लियर करता है कि ये माइंड से उठने वाली चीज़ है सेक्स, ये नहीं है कि आप लोग ये इन चीज़ों के साथ अटैच हो जाएं। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी और जो हाथ में 4G मोबाइल सबके हैं, तो सब लोग जो हैं वो उस चीज़ को जाकर देख सकते हैं, उस चीज़ के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो चीज़ों को जिसमें कोई फ़िल्टर नहीं है, और वो उससे गलत प्रेरणा लेते हैं। वो उनको एक मिसकंसेप्शन आ जाता है कि नहीं, ये चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए, मुझे लंबे समय तक लास्ट करना है जब मैं सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा हूँ तो, और मेरा परफॉर्मेंस इस तरीका का होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक गलत धारणा अपने मन में पाल लेते हैं और उसको पाने के लिए वो जगह जगह जाते हैं, या बाबाओं का जैसे आपने बताया, या फिर ऐसे लोग जो दावा करते हैं दीवारों पर लिख के कि हम ये सब कर देंगे, उनके पास जाते हैं। पर उनके लिए यही सलाह है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी में पूरा सेक्स एजुकेशन अलग ही चैप्टर है। उन सब चीज़ों को आपको एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है जो आपको एक तो 11वीं 12वीं में अच्छी के तरीके से रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसके बारे में आपको जानकारी दे, और दूसरा नंबर पे अगर आपको किसी प्रकार का शंका है तो हर जगह पे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट आपको मिल ही जाएंगे जो आपकी शंका को दूर कर सकते हैं। तो मेरा यही बोलना है कि ऐसे अनायास एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा ये है कि आप किसी पढ़े लिखे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास उसको जा करके अपनी समस्या का निवारण करें। जैसा डिप्रेशन, जो कि किसी समय में लोग, हमारा जो एरिया है वो छुपाते थे डिप्रेशन को, क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग, जैसे आपने बोला कि 4G हाथ में आ गया है तो उसके के साथ उनको थोड़ा सा अवेयरनेस हो गई है, और अब डिप्रेशन के लिए वो लोग चूज़ करते हैं डॉक्टर्स, और अभी भी वो डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाते हैं तब भी उनको लगता है कि यार मेरे को लोग कहेंगे कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। क्या कहना चाहेंगे कि डिप्रेशन एक तरह की, जैसे हमें शुगर है, हार्ट अटैक है, कोई बीमारी है, तो वो डिप्रेशन इसे एक तरह की बीमारी है जिसके साथ हम लोग अगर ग्रस्त हैं तो हम मेडिसिन के साथ उसको भी एक मेडिसिन। जी, जैसा कि आपने बोला कि ये जैसा मानसिक बीमारी है वैसा इसको हम कंपेयर कर सकते हैं शारीरिक बीमारी से। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि जैसे आप एक तार देखते हैं जिसमें बिजली फ्लो हो रही है, उस तार, अगर वो तार कट जाए तो आप देख सकते हैं कि ये कटी हुई तार है या यहाँ पर डिफेक्ट है, बट आप बिजली को नहीं देख सकते उसके अंदर। तो ये मानसिक बीमारी उस बिजली की तरह ही है और उतना ही महत्वपूर्ण है सारी चीज़ों के चलने के लिए। तो इसीलिए उसको उसी रूप में ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें न्यूरोसाइकेट्री इन्वॉल्व है, ब्रेन के सर्किट्स और केमिकल्स इन्वॉल्व हैं। जैसा एक उदाहरण दूंगा कि डिप्रेशन में सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल है वो जो कम हो जाता है, तो हम यहाँ पर जो दवाइयाँ देते हैं वो सेरोटोनिन की मात्रा को एक लेवल पे लाता है और वापस इंसान को उस लेवल पे ले जाता है जहाँ पर वो खुश था, आनंदित था, उस जगह पे लेके जाता है। और यही काम काउंसलिंग भी करता है उस पेशेंट के लिए। तो लोगों को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ या मुझे लोग क्या कहेंगे। अगर आप शारीरिक समस्या के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो मानसिक समस्या के लिए ज़रूर आपको जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, चाइल्ड स्कैट्री जो कि एक अब बहुत बड़ा जो है, एक तरह से हम बोलेंगे कि ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बिहेवियर चेंज, उनको भी अब काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि वो मोबाइल नहीं छोड़ते। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2 साल की पहले शुरू हुए होते हैं और 6 साल तक जाकर उनका जो इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है चीज़ों में, वो भी बोरिंग होने लग जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे को ही मतलब मैं किसी डिप्रेशन में जा रहा हूँ। और वो छोटे छोटे बच्चों को भी आज आपके पास, जैसे आप लोग बच्चों को भी लोग लेकर आते हैं स्कैट्री के लिए, आपको एज ए साइकियाट्रिस्ट, एज ए डॉक्टर, आप उनको भी, बच्चों को भी आप लोग साथ में काउंसलिंग करते हैं और मेडिसिन के साथ भी सही करते हैं। जी, जैसे बच्चों के साइकेट्री इलाज में सबसे पहला फंडामेंटल ये रहता है कि एडमिट द चाइल्ड बट ट्रीट द पेरेंट्स। मतलब आप बच्चे को तो रख रहे हैं बट पेरेंट को आपको ट्रीट करना है, पर दवाई गोली से नहीं। उनको एक काउंसलिंग करके या फिर उनको एक जानकारी दे कि अच्छी पेरेंटिंग कैसे होती है, क्या चीज़ का जो यूज़ है वो बच्चे के लिए कितना लाभदायक है, कितना हानिकारक है, उसका हिसाब माँ बाप को होना चाहिए। मोबाइल एक 2-धारी तलवार है जिसमें आप बच्चे को बहुत अच्छी से ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, और अगर आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं या उस समय सीमा तय नहीं कर रहे हैं तो फिर बच्चा वो गलत दिशा में जाएगा ही। लेकिन एक तरह से हम अगर पेरेंट्स को पहले से ही सेंसिटाइज कर लें, ऐसा अवेयरनेस कैंपेन चले या टीचर्स पेरेंट मीटिंग जो होती है स्कूलों में,
उसको इस अवसर के रूप में देखा जाए कि बच्चों को माता पिता को सेंसिटाइज़ किया जाए कि वो बच्चों को कैसी शिक्षा दें, तो मुझे लगता है कि ये सारी समस्या कम हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटाज, और आप हमें एक प्रयास में आज फर्स्ट विजिट है हमारी, और आपने जैसे बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया है, और आपके डायरेक्टर्स वो धन्यता के पात्र हैं जिन्होंने इस एरिया में आकर ये सेवाएं अपनी शुरू की। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।